हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। स्पेशली सॉल्व पेपर 2013 से लेकर 19 तक, ठीक है। तो पीईबी ने या व्यापम ने जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं 2013 से लेकर 19 तक, ठीक है, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, फिर ग्रुप 2, ग्रुप 4 और लेबर इंस्पेक्टर, वो सारे एग्ज़ाम जिसमें साइंस आया है, ठीक है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं और उत्सर्जन तंत्र से जितने क्वेश्चन बने होंगे हम इस एक ही लेक्चर में देखेंगे। मतलब ऐसा रहेगा, डेली में सुबह आपको एक टारगेट दूंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, स्पेशली एमपी पुलिस का, तब तक डेली सुबह एक छोटा सा वीडियो जाएगा 10 सेकंड का। उसमें ये बता दूंगा कि शाम को कौन सा वीडियो आने वाला है। तो दिन भर आप उस लेक्चर को पढ़ लीजिए 2 घंटे 3 घंटे दिन में समय निकाल कर, और शाम को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2013 से लेकर 19 तक जितने भी क्वेश्चन स्पेशली एमपी व्यापम ने पूछे हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आप शाम को डेली डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये हमारा पहला लेक्चर है उत्सर्जन तंत्र का। तो उत्सर्जन तंत्र का 13 से लेकर 19 तक जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो सारे के सारे हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो इसे शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें यह होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे बनने चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग, सबसे ज़्यादा लोग इसी सब्जेक्ट को लेकर परेशान थे, जीव विज्ञान को। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल जीव विज्ञान के 20 चैप्टर है, तो हम बोल सकते हैं कि 20 लेक्चर में जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा जितने क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद हम फिजिक्स से स्टार्ट कर देंगे, तो उसके समथिंग 25 लेक्चर आएंगे और 25 लेक्चर आएंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि हर एक लेक्चर जो आएगा उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा होगा। तो आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और इसमें किन चीज़ों को हम पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं, और जितनी डिटेल हो सकती है उस क्वेश्चन की वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप इसे शेयर जरूर कर दे, ठीक है। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ज़्यादा बेटर होगा, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे इन चीज़ों से मिलता है, ठीक है। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 34वां दिख रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उत्सर्जन तंत्र के टोटल 34 क्वेश्चन ही आए हैं। तो हम 34 से स्टार्ट कर रहे हैं, बैक चलते जाएंगे, 34 के बाद 33, फिर 32, इस प्रकार से। तो आपको ज़्यादा माइंड पे टेंशन नहीं लेगा कि कितने क्वेश्चन होंगे, कितना क्या होगा। तो हम 34 से स्टार्ट करते हैं और एक पर एंड करेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से करके देखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये 2018 में आया हुआ है ग्रुप 2 में, ठीक है, और ग्रुप 4 में। तो क्वेश्चन ऐसा है कि खोलदार अंडे देने वाले पशु, ठीक है। खोलदार अंडे देने वाले पशु कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपने पक्षी को देखे होंगे, उसमें अगर देखोगे तो ऊपर एक पपड़ी रहती है, तो उसको बोल रहे हैं खोलदार अंडे, ठीक है। इस रूप में अपने अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे सारे पशु जो कि खोलदार अंडे देते हैं, जैसे आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा, उसी प्रकार छिपकली के अंडे देखे होंगे। तो ये जो अपशिष्ट के रूप में किस चीज का उत्सर्जन करते हैं वो हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, यूरिक अम्ल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। तो हम ये बोल सकते हैं जो सरीसृप होते हैं, तो सरीसृप में कौन आ जाएगा यहाँ पर, छिपकली आपने देखी होगी, तो छिपकली के अंडे होते हैं। सांप आपने देखा होगा, सांप के अंडे होते हैं। उसी प्रकार आपने पक्षी देखे होंगे, तो जो पक्षी वर्ग आते हैं, ठीक है, तो पक्षी वर्ग के अंडे देखते हैं। तो जो भी पक्षी वर्ग होगा या सरीसृप वर्ग होंगे वो हमेशा जो उनका अपशिष्ट है, मल त्यागेंगे, उसमें कौन सा अम्ल होगा, तो यूरिक अम्ल होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। और जो यूरिक अम्ल होता है इसमें स्पेशली नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है। कौन सा नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है किसमें, यूरिक अम्ल में। तो ये आपको याद रखना है, अंतिम उत्पाद होगा नाइट्रोजनिक अम्ल, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 33वें नंबर का होगा। तो ये है क्रमित, ठीक है, कृत्रिम वृक्क, ठीक है। जो कृत्रिम वृक्क की किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कृत्रिम वृक्क जो होता है किडनी होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी के बाद यहाँ की जा रही है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, अपोहन। तो आपने देखा होगा किसी जिन लोगों को किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम डायलिसिस के लिए ले जाते हैं। तो डायलिसिस का हिंदी ही मतलब होता है क्या, अपोहन। तो हम ये बोल सकते हैं कृत्रिम वक्र मतलब हो जाएगा आर्टिफिशियल किडनी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपोहन की जगह यदि यहाँ डायलिसिस भी होता तो भी सही होता, वो राइट आंसर होता, ठीक है। और इस अपोहन में होता क्या, तो रक्त का शुद्धिकरण होता है, ठीक है। रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो उसमें अपोहन की क्रिया द्वारा या डायलिसिस की क्रिया द्वारा रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने है 32 नंबर का, कि कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, ठीक है, कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, वसा व अन्य अपापचय, ठीक है, अपापचय अपशिष्ट को भी निकालता है। तो ऐसा कौन सा अंग है हमारे शरीर का जो कि जल को, वसा को और अन्य अपापचय अपशिष्ट को निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि देखो
चारों ऑप्शन आप देखोगे तो आंसर क्या जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा कि जो त्वचा होती है, त्वचा एक उत्सर्जी अंग है और त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां, तो आप ये भी याद रखना कि त्वचा में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो तेलीय एवं श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है जो कि अतिरिक्त जल को, वसा को और अपापचयक अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। और ये MPSI, ठीक है, 19 अक्टूबर का जो पेपर था 2017 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर का कि ठीक है, पसीना सर्वाधिक कब आता है। तो आपने देखा होगा, आपको यदि आपने बेसिक लाइफ भी अच्छे से जी और एब्जॉर्व किया अपने आप को, तो आपको ये मालूम होगा कि पसीना अत्यधिक आपको कब आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि जब तापमान अधिक होता है और आर्द्रता, हवा में जो आर्द्रता भी क्या हो तब हमें पसीना अधिक आता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब बदली होती है तब भी हमें बहुत अधिक पसीना आता है, तब क्या होता है, तो आर्द्रता बढ़ जाती है और तापमान भी बढ़ चुका होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि तापमान अधिक हो तथा हवा आर्द्र हो। तो जब हवा आर्द्र होगी और तापमान अधिक होगा तब पसीना अधिक आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी MPSI में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ देखोगे 30 नंबर का कि अपोहन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, जिनकी किडनी खराब हो जाती है उन लोगों का किया जाता है। और अपोहन में होता क्या है, तो स्पेशली रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो अपोहन डायलिसिस का उपयोग किस मरीज के लिए किया जाता है, ये हमसे बोला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो फेफड़ों के रोग वाले, सेकेंड आप हो जाएगा ऑप्शन यहाँ। चारों ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, कि वक्र की समस्या वाले, वक्र मीन्स हो जाता है जिसकी किडनी खराब है उनकी। ठीक है, तो वक्र ये हिंदी नाम हो जाएगा यहाँ वक्र, और किडनी क्या हो जाता है यहाँ, इंग्लिश नाम हो जाता है। ठीक है, तो डायलिसिस या अपोहन की क्रिया कब होती है, तो वक्र की समस्या या जिसको किडनी की समस्या होती है उन लोगों के लिए अपोहन या डायलिसिस की क्रिया होती है जिसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 29वें नंबर का, जो कि MPSI में ही आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो स्वेद या पसीना में होता है। तो आप ये जानते हैं स्वेद या जो हमें पसीना आता है उसमें क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शुद्ध जल, सेकंड है फास्फोरिक अम्ल, थर्ड है कैल्शियम फॉस्फेट तथा जल, और फोर्थ ऑप्शन है जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही है यहाँ पर राइट आंसर की जो स्वेद या पसीना होता है उसमें जल भी होता है, लवण भी होता है और अपशिष्ट पदार्थ भी होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल, लवण तथा अपशिष्ट होता है किसमें, तो स्वेद या पसीना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कौन से नंबर का, 28वें नंबर का, कि एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निम्न में से किसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति के स्वास्थ्य जो है, ठीक है, हमारी समस्याएं हैं शरीर की, स्वास्थ्य निम्नलिखित में से किसका दीर्घकालीन प्रभाव होता है, लंबे समय तक प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड ही हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा कि वक्र रोग या फिर किडनी रोग जिनको हो जाती है, किडनी डिसीज हो जाती है, उन्हें स्वास्थ्य का दीर्घकालिक प्रभाव रहता है, मतलब लंबे समय तक प्रभाव इसका रहता है, ये आसानी से ठीक नहीं होता। अब यहाँ पर 4, 5, 8, 10 फैक्ट आप याद रख लीजिए कि ये जो वक्र है या फिर हम इसको बोल देंगे किडनी। ठीक है, तो जो किडनी होती है, तो किडनी का अगर आपसे वजन पूछ ले कि वजन कितना होता है, तो 150 ग्राम इसका वजन होता है। तो यदि आपसे किडनी का वजन पूछ लिया जाए तो कितना होता है, 150 ग्राम होता है। आपसे ये पूछ ली जाए कि किडनी किस आकार की होती है, तो ये होती है सेम के बीज, आपने देखे होंगे। ठीक है, सेम के बीज देखे होंगे या आपने देखा होगा काजू, तो काजू के जैसी या फिर सेम के बीज के जैसी होती है कौन, किडनी होती है। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन से नंबर का, अपना 127वें नंबर का। ठीक है, कि वक्र में निस्यंद इकाइयाँ खालिस्तान कहलाती है। ठीक है, तो वक्कों में निस्यंद इकाइयाँ खालिस्तान कहलाती है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो 27वें का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, वक्र अणु। ठीक है, वक्काणु कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की वक्कों की निस्यंदन इकाइयाँ क्या कहलाती है, तो वक्काणु कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26वें नंबर का। ठीक है, तो 26वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रत्येक वक्र, ठीक है, प्रत्येक वक्र खालिस्तान कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। तो जो प्रत्येक वक्र है वो खालिस्तान कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी कोशिकाओं से बना होता
है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 तो जाएगा राइट आंसर वक्काणु या नेफ्रॉन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि वक्र की इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक जो वक्र होता है वो वक्राणु या नेफ्रॉन्स कहलाने वाले लाखों छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 तो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25वां कि मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है। ठीक है, तो मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद हो जाएगा यहाँ पर। तो चारों ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो मानव का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है क्या, तो यूरिया। तो ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। यूरिक अम्ल अभी हम देख लिया कि जो पक्षी होते हैं अंडे देते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो सरीसृप है जो अंडे देते हैं वो भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और अमोनिया, आप याद रखना कि जो मछलियाँ होती है वो जो उत्सर्जन करती है वो किसका करती है, अमोनिया का करती है। तो मानव किसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 25वें का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन होगा कौन से, हमारा 24वें नंबर का कि मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल कहलाता है। ठीक है, तो मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सीवेज कहलाता है। तो मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल सीवेज कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां। तो क्वेश्चन नंबर 23वां हो जाएगा कि वक्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो वक्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है, तो काफ़ी सामान्य क्वेश्चन है ये, जो कि जेल प्रहरी में आया हुआ है 2017 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, नेफ्रॉन। ठीक है, क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और गुर्दे की जो एक बीमारी होती है उसे हम कहते हैं मेघ विज्ञान कहलाती है। ठीक है, आप याद रखना कि गुर्दे की एक बीमारी भी होती है जिसे हम मेघ विज्ञान कहते हैं। तो वक्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चनों में से, इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपसे बनेंगे ही, परंतु कुछ क्वेश्चन आप आगे अभी देखोगे तो थोड़े टफ पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर का कि मानव का सेम आकृति का उत्सर्जी अंग है। देखो, हमने ये कहा था कि जो वक्र होता है उसकी आकृति सेम या काजू के समान होती है। तो क्वेश्चन भी वही बना है, जेल प्रहरी में ही बना है ये, कि मानव का सेम आकृति का, ठीक है, सेम मतलब आपने देखा होगा, ठीक है, सेम जो खाने का होता है, बीन्स जिसको हम बोलते हैं। तो मानव का सेम आकृति का उत्सर्जी अंग होता है तो क्या होता है, तो वक्र होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वक्र को ही हम क्या बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं। जो कि क्या करता है वक्र, तो रक्त को शुद्धिकरण का काम करता है। जिसका वजन कितना था, तो अभी हमने देखा 150 ग्राम होता है इसका वजन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर का हो जाएगा कि मूत्राशय के खुले द्वार को कहते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, मूत्र मार्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि मूत्राशय के खुले द्वार को कहा जाता है तो मूत्र मार्ग कहा जाता है। यहाँ पर आपको मूत्र वाहिनियाँ और मूत्र मार्ग दो में कन्फ्यूजन हो सकता है। फाइनली इसका आंसर कौन सा है, 3rd आंसर होगा। और अगर आप देखोगे तो ये एनसीईआरटी में भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन इसमें से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का कि शरीर से उपापचयी अपशिष्ट निष्कासन की प्रक्रिया का जाना जाता है। ठीक है, मतलब शरीर के उपापचयी अपशिष्ट निष्कासन की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो अपशिष्ट का निष्कासन जो होता है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कि शरीर से अगर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है तो हमें उत्सर्जन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और उत्सर्जी अंग आपको पता ही है यहाँ पर कि एक श्वेत ग्रंथि, मतलब हम ये बोल सकते हैं हमारी त्वचा भी होती है, किडनी भी होती है, ठीक है, लीवर भी होता है और गुर्दा भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां। तो क्वेश्चन नंबर 19वां हो जाएगा कि पेशी नलिका के अंत में मूत्रीय छिद्र कहलाता है। ठीक है, तो पेशी नलिका के अंत में मूत्रीय छिद्र कहलाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, मूत्र मार्ग कहलाता है। तो पेशी नलिका के अंत में मूत्रीय छिद्र क्या कहलाता है, तो मूत्र मार्ग कहलाता है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18वां। और समय के अभाव के कारण हम कम समय में ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कम समय में रिवीजन कर लो, दिन में आप 2 से 3 घंटे ये टॉपिक पढ़ लिया करो। अगला क्वेश्चन है 18वां कि मनुष्यों का मुख्य उत्सर्जक उत्पाद है। ठीक है, तो जो मनुष्यों का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ है, तो अभी हमने देखा कि मनुष्य मुख्य उत्सर्जक पदार्थ क्या होता है, तो यूरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि मनुष्य मुख्यतः क्या उत्सर्जित करता है, तो यूरिया करता है। अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया कौन करता है, मछलियाँ या जो जल में रहते हैं वह क्या निकालते हैं, तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और यूरिक अम्ल, ठीक है, यहाँ पर यूरिया अम्ल लिखा है, वैसे हम इसी को बोल सकते हैं यूरिक अम्ल। तो जो यूरिक अम्ल होता है वह पक्षी या अंडे देने वाले जो भी जीव है वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और मनुष्य किसका करते हैं, तो यूरिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 17वां कि मूत्र के संगठक है, मतलब मूत्र किससे मिलकर बना होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है जो कि ये पुलिस कांस्टेबल 31 जनवरी 16 के पेपर में आया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा यहाँ पर राइट आंसर कि मूत्र के संगठक है। तो 95% इसमें होता है, मूत्र में क्या जल होता है, और 2.5 मतलब 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% होता है यहाँ पर अन्य पदार्थ। तो आपको याद रखना है कि 95% तो हो जाएगा क्या, पानी हो जाएगा, 2.5% हो जाएंगी क्या, यूरिया, और 2.5% हो जाएंगे अन्य पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 16वां। बाकी ये क्वेश्चन याद रखना क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ने को मिलेगा यदि आप पढ़ रहे होंगे तो अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का कि मांसपेशियों की नली जिसके माध्यम से संग्रहित मूत्र शरीर से बाहर किया जाता है उसे कहते हैं। तो मांसपेशियों की नली जिसके माध्यम से संग्रहित मूत्र शरीर से बाहर किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो 16वां है उसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या, राइट आंसर मूत्र मार्ग। मतलब आपने देखा कि यही क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में 3 से 4 बार अभी तक आ चुका है। इसका मतलब यह है कि आपका अभी एग्जाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, पर यह है कि आप इन्हें कितने बार और कितने अच्छे से पढ़ते हैं और कितने बार रिविजन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर मूत्र मार्ग। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन की प्रकृति को भी ध्यान देना है कि किस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सेम है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम गुर्दे द्वारा, मतलब किडनी की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो कृत्रिम गुर्दे द्वारा समय समय पर रक्तिका शुद्धि, ठीक है, रक्तिका शुद्धि की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि कृत्रिम गुर्दे मीन्स हो जाएगा यहाँ पर कृत्रिम किडनी। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा रक्तिका मीन्स हो जाएगा रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो देखो कंडीशन सेम है, क्वेश्चन सेम है, पर उसको कितना टफ तरीके से बोला जा रहा है। तो अभी हमने देखा ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और अभी ये 2016 में भी MP कांस्टेबल के पेपर में भी आया था और SI के पेपर में भी आया हुआ है। तो 15वें का ऑप्शन नंबर सेकेंड है, राइट आंसर क्या बोलेंगे, अपोहन। तो जो रक्त के शुद्धिकरण को हम अपोहन ही बोलते हैं। तो यहाँ पर कृत्रिम गुर्दे बोल दिया, तो कृत्रिम गुर्दे मतलब किडनी की ही बात हो रही है, किडनी को ही क्या कहा जाता है, वक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन बन भी रहे होंगे और काफ़ी आसान है, बस ये है कि आपको ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के वक तंत्र का भाग है। ठीक है, तो देखो मनुष्य में जो वक तंत्र का भाग कौन सा है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आप देख रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर कि जो वक तंत्र है वो करता क्या है, तो उत्सर्जन के लिए या उत्सर्जन करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर राइट आंसर। और किसका उत्सर्जन करता है मनुष्य में, तो हम इतना जानते हैं कि यूरिया का उत्सर्जन करता है कौन, वक तंत्र। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आप ये समझ चुके होंगे कि जहाँ पर भी वक दिखे, अपोहन दिखे, उत्सर्जन तंत्र दिखे, यूरिया दिखे, ये आंसर आपको लगाने हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13वें नंबर का कि मूत्र में जल की अधिक मात्रा में कौन सा रोग हो जाता है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों में से एक हो जाएगा कि मूत्र में जल की अधिक मात्रा होने से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर मधुमेह, या जिसको भी शुगर एक बीमारी आपने सुना होगा, नॉर्मली शुगर बोलते हैं या फिर इसी को मधुमेह भी कहा जाता है। तो जिनको मधुमेह हो जाता है उन्हें जो बाथरूम है वो बार बार आती है। ठीक है, मूत्र में जल की मात्रा अधिक होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है हमारा कि मूत्र में जल की अधिक मात्रा होने से कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, और मधुमेह रोग किसके कारण होता है, तो शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। किसकी, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और इंसुलिन जो है वो अग्नाशय की बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अग्नाशय की लेगरहैंस द्वीपिका या फिर बीटा कोशिका के द्वारा
स्त्रावित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मूत्र में जल की अधिक मात्रा हो गई मतलब मधुमेह रोग हो गया है, मतलब आपके शरीर में किसकी कमी हो चुकी है, इंसुलिन की कमी हो चुकी है। और इंसुलिन बनता कहाँ पर है, तो अग्नाशय में बनता है, वो भी अग्नाशय के अंदर लैगरहैंस द्वीपिका की बीटा कोशिका के अंदर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अब आ जाएगा कौन सा, 12वां, कि निम्न में से वक का भाग है। ठीक है, तो निम्न में से ये वक है का भाग कौन सा है। तो आप इतना जानते हैं जो चारों पार्ट आपने पढ़ लिए हैं, तो अब यहाँ से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आने लगेंगे। देखो ये जेल प्रहरी 2015 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हेनले पास। ठीक है, तो मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वक होता है। ठीक है, एक जोड़ा वक होता है, और हम क्वेश्चन यही बोला है कि वक का एक भाग है कौन सा, तो हेनले पास। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। और इनमें ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्हें आप नोट्स बना सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, ताकि जब भी एग्जाम हो तब आप उन स्क्रीनशॉटों को बहुत कम समय में पढ़ पाओ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11वें नंबर का, कि बोमेन संपुट का कार्य है। ठीक है, तो जो बोमेन संपुट का कार्य है, तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। देखो ये भी जेल प्रहरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि बोमेन संपुट का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर, निस्यंदन। तो थोड़ी सी डिटेल आप समझना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर क्या, राइट आंसर, कि प्रत्येक नेफ्रॉन का एक सिरा स्वतंत्र एवं दूसरा सिरा नली से जुड़ा होता है। इसका स्वतंत्र सिरा एक कप जैसी आकृति के रूप में होता है। यदि आपने इसका डायग्राम देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। और बोमेन संपुट वक्र के कॉर्टेक्स में स्थित होता है, और बोमेन संपुट का कार्य निस्यंदन है। ठीक है, तो बोमेन संपुट का कार्य अगर आपसे पूछे तो ये पार्ट है किसका, ये है स्पेशली किडनी का ही, और ये करता क्या है, निस्यंदन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हो जाएगा 11वां हो चुका है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 10वां हो जाएगा। ठीक है, तो 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि कशेरुकी वक की आधारीय इकाई है। ठीक है, तो जो कशेरुकी होते हैं, मतलब हमारी बात कर रहा है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, हम उसे बोलते हैं कशेरुकी। है जो बच्चों को जन्म, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, वो कशेरुकी होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, मगर हो गया, ये कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। नीली व्हेल हो गया, फिर डॉल्फिन हो गया। ठीक है, तो कशेरुकी वक की आधार की इकाई क्या है, तो आप ये जानते हैं जैसे ही वक आया है, ठीक है, तो इसकी आधार की इकाई क्या हो जाएगी, तो नेफ्रॉन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है क्या, राइट आंसर। कशेरुकी मीन्स हो जाएगा जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, या फिर जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का, कि उत्सर्जन का कार्य वक के अलावा होता है। तो देखो उत्सर्जन का कार्य आप इतना जानते हैं, वक मीन्स किडनी के द्वारा तो हो ही रहा है, उसके अलावा किससे होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, हृदय द्वारा, त्वचा द्वारा, बड़ी आंत द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आप देखते हैं कि जो त्वचा है, इससे हमें पसीना, या हम ये बोल सकते हैं तेल बाहर निकलता है हल्का, तो पसीना आता है। तो ये भी एक प्रकार का जो हमारी त्वचा है, ये भी उत्सर्जन तंत्र का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको ये याद रखना कि हमारी जो त्वचा है वो भी उत्सर्जन अंग है, यकृत भी एक उत्सर्जन अंग के अंतर्गत आता है, प्लीहा भी उत्सर्जन अंग के अंतर्गत आते हैं, और मलाशय और फेफड़े भी उत्सर्जन अंग के अंतर्गत आते हैं। यह आपको याद रखना है, क्योंकि आप इतना जानते हैं कि जो फेफड़े हैं वो CO2 का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फाइनली 9th का क्या था, फर्स्ट था। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन से नंबर का, 8वें नंबर का। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण होता है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन हो गया ये, कि अमोनिया का यूरिया के रूपांतरण में होता है। तो देखो जेल प्रहरी 2015 में आया हुआ था। तो देखियो अमोनिया को यूरिया में कहाँ पर रूपांतरण होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर, यकृत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। तो एक तो ये भी याद रखना है कि जो यकृत है वो शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि हो जाएगी, कौन सी, यकृत हो जाएगी। और हम ये बोल सकते हैं कि यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल एवं रुधिर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन की मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर, कौन, तो यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर उत्सर्जन की मुख्य भूमिका निभाता है, कौन, यकृत। ये आपको याद रखना है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया राइट आंसर। वहीं पर अगर यहाँ फेफड़ों की भी बात करें तो ये भी उत्सर्जी अंग है जो कि CO2 का उत्सर्जन करता है, और वक जो दिया ये भी उत्सर्जी अंग है जो कि मूत्र का उत्सर्जन करता है। और यकृत में क्या हो जा रहा है, तो यकृत में अमोनिया का रूपांतरण होता है, किसके द्वारा, अमोनिया का रूपांतरण हो जा रहा है यूरिया में। तो देखो यहाँ तक पढ़ लिया, यूरिया का फॉर्मूला भी याद रख लो कि होता है वो NH2। ठीक है, NH2CO NH
NH2 होता है किसका फॉर्मूला, तो यूरिया का फॉर्मूला NH2CO, NH2 किसका, यूरिया का फॉर्मूला, और अमोनिया का यहाँ पर हो जाएगा NH4, ठीक है, याद रखना ये अमोनिया है ना, तो अमोनिया का आ जाएगा NH3, और अमोनियम होता है तो NH4 हो जाता है। तो आपसे अमोनियम बोले तो NH4, और अमोनिया बोले तो NH3, और यूरिया बोले तो NH2CO NH2, ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का कि उत्सर्जन का क्या अर्थ है, ठीक है, उत्सर्जन का बेसिक में अर्थ क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि ऐसे पदार्थों का निष्कासन जो शरीर का भाग नहीं है या जिनकी शरीर में आवश्यकता नहीं है, हम उसे उत्सर्जन करते हैं या कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी है कि ऐसे पदार्थों का निष्कासन मतलब शरीर से बाहर निकालना जो शरीर का भाग नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अगला कौन सा, 6वें नंबर का। 6वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी एक अच्छे क्वेश्चनों में से है, यूरियोटेरिक, ठीक है, यूरियोटेरिक वे जंतु हैं जो अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन खालिस्तान के रूप में करते हैं। तो यूरियोटेरिक वैसे कौन से जंतु हो जाएंगे जो कि अपशिष्ट का निष्कासन किसके रूप में कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर यहाँ यूरिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि यूरियोटेरिक हम उन जंतुओं को बोलेंगे जो कि किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का। और आप खुद जानते हैं कि यूरिया का उत्सर्जन कौन के द्वारा किया जाता है, तो मनुष्य के द्वारा स्पेशली किया जाता है। तो मनुष्य किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो यूरियोटेरिक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अमोनियोटेरिक के अंतर्गत कौन आ जाएगा, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनियोटेरिक हो जाएगा। और अमोनिया का उत्सर्जन कौन करते हैं, तो यहाँ पर आप जानते ही हैं मछलियाँ करती है। और यूरिक अम्ल की बात करें तो जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरियोटेरिक की बात हो रही तो यूरियोटेरिक के अंतर्गत यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु आएंगे, मतलब मनुष्य आएगा इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां की मूत्र की सांद्रता। देखो मूत्र की सांद्रता का नियमन किस हार्मोन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि मूत्र की सांद्रता, अगर सांद्रता अधिक होना इसका मतलब कि पानी की कमी होना चाहिए वहाँ पर। तो मूत्र की सांद्रता का नियमन किस हार्मोन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ADH, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ADH हार्मोन है उसके कारण मूत्र की सांद्रता का नियमन या संतुलित करने का कार्य करता है। और ADH का आपको फुल फॉर्म याद रखना है कि अमोनोटेरिक अम्ल, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि ADH की अगर आपसे फुल फॉर्म की बात करें कि ADH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ADH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। तो जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ये मूत्र की सांद्रता को नियमन करता है या पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। और ADH का एक और नाम है, ठीक है, ADH का एक और नाम है जिसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है, याद रखना वेसोप्रेसिन हार्मोन बोले या फिर ADH हार्मोन बोले, यह क्या करता है, मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलित रखता है या हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित करता है। बाकी उससे अलग अलग रूप में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलर, ठीक है, ग्लोमेरुलर निस्यंदन में उपस्थित आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर की समीपस्थ कुंडलित नलियों में। और देखिए जेल प्रहरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो आपको अच्छा पढ़ना है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर निस्यंदन में उपस्थित आवश्यक पदार्थों का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर समीपस्थ कुंडलियों नली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हो जाएगा कि वक्र की निस्यंदन इकाई क्या है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि निस्यंदन इकाई पूछा है। तो वक्र की निस्यंदन इकाई हो जाएगी क्या, ग्लोमेरुलर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्या, राइट आंसर ग्लोमेरुलस हो जाएगी वक्र की निस्यंदन इकाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर। और जो वक्र होता है, किडनी होती है, वो एक दिन में 180, ठीक है, 180 लीटर रक्त का निस्यंदन कर देती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। ये 2-3 चीज़ें याद रखना, मूत्र का पीएच मान 6 होता है और पीला कलर होता है यूरोक्रोम के कारण। और निस्यंदन इकाई क्या है, तो ग्लोमेरुलस है, ठीक है।
तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा कि गुर्दा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। यह हम भी जानते हैं, गुर्दा, किडनी या वक, हम तीनों नाम है इसके। गुर्दा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इसकी सहायता से क्या होता है, हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है शरीर के तरल पदार्थ को नियमित करते हैं, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, सेकंड है अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर क्षरण की क्रिया होती है रक्त के, तो ये भी सही है। थर्ड है यहाँ पर चयापचयी अपशिष्ट को हटाना, तो ये भी सही है। ठीक है, तो गुर्दा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि ये इसकी सहायता से क्या होता है, तो ये तीनों के तीनों काम होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पहला, जो कि हम बोल सकते हैं कि इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि मनुष्य के वक एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक है, तो मनुष्य के वक एक तंत्र का भाग है, तो वक एक तंत्र का भाग है, कौन से तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है क्योंकि ये पहले भी आ चुका है, पैरामेडिकल वर्ग में भी आया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर क्या राइट आंसर, उत्सर्जित तंत्र का। तो आप यहाँ पर वक की बात हो रही, तो देखो आखिरी क्वेश्चन है, इससे 4-5 पॉइंट। वक्र तंत्र की इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन आपको याद रखना है। ठीक है, वक्र तंत्र की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। और वक्र की निस्यंदन इकाई क्या है, तो ग्लोमेरुलस, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब वक्र का वजन कितना होता है ये आपको याद रखना है, तो 150 ग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। किसके आकार की होती है, तो सेम के बीज के आकार या काजू की तरह होती है, ये आपको याद रखना है। करती क्या है, तो ये हम ये बोल सकते हैं कि रक्त को छानने का काम करती है, और इसी को हम अगर आर्टिफिशियल तरीके से करें तो हम उसको डायलिसिस बोलते हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी अगर लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो वक्र की जो लंबाई होती है 10.2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 10.2 सेंटीमीटर होती है, और मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि काफ़ी काम आने वाली है। ठीक है, और यह शरीर में जल संतुलन की क्रिया को नियंत्रित करता है तथा अपशिष्ट विषैले पदार्थ, ठीक है, को शरीर से बाहर निकालता है कौन, वक्र। तो ये सारी चीज़ें जो आपको काम आएगी, और मैं बोल सकता हूं कि जितने क्वेश्चन हमने यहाँ किए 34 क्वेश्चन, जितनी डिटेल देखी, और इससे ज़्यादा बाहर से नहीं आएगा क्योंकि 10th लेवल तक पेपर आता है साइंस का, और जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे पेपर में आ चुके कभी ना कभी। और आपने खुद ने देखा कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, यहाँ पूछने का तरीका बदल रहे हैं, बाकी आंसर उसका वही है। तो आपको स्पेशली फोकस करना है कि जब भी उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो हम इसी प्रकार के हर एक चैप्टर में एक पूरा का पूरा लेक्चर, मतलब एक लेक्चर में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तब हम अगले 60 दिनों में सारा का सारा कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, आए हुए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।